हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो ये साथियों हम देख रहे थे कि उनका क्या उद्देश्य है, काहे का काम करते हैं। तो ये यहाँ पर वही चीज़ें पूरा एक्स्ट्रा उन्होंने ये बताया हुआ है। यहाँ पे सीरियल प्रोडक्ट्स, दाल वगैरह, फ्लोरा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, हर्ब, मेडिकल, एरोमेटिक, अदर प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, वॉट एवर, फिशिंग, मैन्युफैक्चरर और ड्रिंक भी बनाते हैं ये, एरेटेड मिनरल वाटर, एल्कोहलिक और अदरवाइज इंक्लूडिंग बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सब प्रोडक्ट्स और अदरवाइज। यानी कि ये जो ऊपर दी हुई हैं चीज़ें वो तो ये लोग उगाते ही हैं, इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो बनाकर भी बेचते हैं। ये उनके कहने का मतलब है। ड्रिंक, अल्कोहल, शराब बेचते हैं ये साफ बता रहे हैं यहाँ पर। और ये इसके आगे भी वही चीज़ ये बता रहे हैं कि इसका ये बिजनेस करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें दोबारा से वही और एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं। कल्टीवेटर्स, ग्रोवर्स, क्रॉप डेवलपर, यानी ये सब खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ। ये मैन्युफैक्चरर ये होता है फैक्ट्री से रिलेटेड। स्टेट ओनर्स, यानी कि संपत्ति के मालिक हैं ये, तो वहाँ पे कुछ किराए वगैरह से देंगे तो वो ये लेंगे। प्लांटर्स, मिलर्स, ग्रिंडर्स, रोलर्स, प्रोसेसर्स, कोल्ड स्टोर हैं इनके, कैनर्स, प्रिजर्व्स, डीलर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये जहाँ पर मुर्गी पालन का काम होता है, जहाँ सब्जियां उगाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग तरीके की ड्रिंक बनाई जाती हैं, चाहे वो विषैली क्यों ना हो, गैसेस बनाते हैं ये, और मछली पालन। तो PACL के उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए अब सेबी बोल रही है कि जैसा कि ऊपर हम ये सब देख रहे हैं, तो यहाँ पर इन लोगों ने लगभग बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर दिया। सिर्फ एक प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं ये, यानी कि सिर्फ खेती-बाड़ी नहीं कर रहे हैं। खेती-बाड़ी करके वो अनाज को बेच रहे हैं, कहीं-कहीं पर ये किराए पर दे रहे हैं, अपने होटल दे रहे हैं किराए पर, कहीं पे मछली पालन कर रहे हैं, कहीं पशु पालन कर रहे हैं, कहीं पोल्ट्री फार्म खोल के बैठे हुए हैं, अंडे बेच रहे हैं, मुर्गी बेच रहे हैं। तो इसमें बहुत विस्तृत है इनका ये बिज़नेस, बहुत सी इसमें बिज़नेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि PACL ने अपने जवाब में ये साफ लिखा था कि ये जो काम करते हैं वो एक बिल्डर या डेवलपर का काम करते हैं, यानी संपत्ति को खरीदते हैं, बेचते हैं और फिर उसको विकसित बनाते हैं एक कल्टीवेबल वन में, यानी कि एक बंजर ज़मीन जिसमें आप कुछ नहीं उगा सकते हैं, PACL उसको उपजाऊ ज़मीन में परिवर्तित करती है। उनका काम ये है। और CIS का 1% भी इनका काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ संपत्ति बेचना, खरीदना और विकसित करना, यही काम करते हैं। ऐसा PACL का कहना है, जो सेबी आपको बता। इसके आगे PACL ने बताया हुआ है कि कैसे ये खरीदती है ज़मीन। ये जो है बंजर ज़मीन खरीदती है अपने एजेंटों के माध्यम से या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, यानी बेचने के लिए तो इन्होंने एजेंट रखे ही हैं। निवेशक और कंपनी के मध्य में तो एजेंट काम करता ही है। साथ में जहाँ से ये PACL कंपनी ज़मीन खरीदती है, इसके लिए भी उनके एजेंट बने हुए हैं। वो एजेंट के माध्यम से पता करती है यहाँ पर बंजर ज़मीन है, एजेंट जाके बात करता है कि हाँ ये आपकी बंजर ज़मीन है, किसी काम की नहीं है, PACL को बेच दो। तो ऐसा फिर PACL उधर के ओनर को पैसा दे करके वो ज़मीन खरीदती है। साथ ही यहाँ पर बता रही है कि इस कंपनी ने खुद ये चीज़ एडमिट की है, मानी हुई है कि जो इसकी शेल कंपनियाँ हैं, जो उनकी संपत्तियाँ होती है, उनको भी विकसित करने का काम करती है PACL। और जब भी आवश्यकता पड़ती है, विकसित करने के बाद ये संपत्ति ग्राहक को दे दी जाती है उस कंपनी की तरफ से, यानी कि कंपनी चाहे किसी की भी हो और ज़मीन भी चाहे किसी की भी हो, उसको विकसित करने का ठेका PACL ने लेके रखा हुआ है। और अगर इस PACL की बात को लेकर चला जाए तो PACL के मुताबिक ईदर ऑन इट्स ओन और थ्रू द अफोर्सेड अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग, अपने से प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो संपत्ति शेल कंपनी की है अगर वैसे देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से PACL कंपनी का ही ओनरशिप या कंट्रोल रहता है संपत्ति पर। जितनी भी देश भर में अलग अलग राज्यों में संपत्तियां हैं, चाहे वो PACL की प्रत्यक्ष रूप से हों, चाहे वो किसी शेल कंपनी की हों, उस पर कंट्रोल किसका रहता है? PACL का रहता है। ओनरशिप यानी मालिकाना अधिकार किसका रहता है? PACL का रहता है।
इसके अलावा सेबी बोल रही है कि पीएसीएल ने ये साफ बताया है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है पीएसीएल और एक ग्राहक के मध्य में, वो पूर्ण रूपेण एक एग्रीमेंट, एक करार के आधार पर होता है। वो करार किससे संबंधित होता है? परचेज ऑफ लैंड यानी ज़मीन खरीदने या प्लॉट खरीदने के संबंध में, उसके विकास के संबंध में। ये दो चीज़ों को लेकर के एग्रीमेंट होता है। इसके अलावा बोल रही है कि एक बार जैसे ही अलॉटमेंट हो जाता है, यानी कि ज़मीन खरीदी, ज़मीन को विकसित किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? ज़मीन को अलॉट करना कस्टमर के नाम पर। जैसे ही वो अलॉट हो जाती है पूरे तरीके से कस्टमर के नाम पर, पीएसीएल का उस प्रॉपर्टी के ऊपर से, उस संपत्ति के ऊपर से अधिकार, उसका मालिकाना हक और उसका क्लेम उसके ऊपर से हट जाता है, यानी अब वो पूरे तरीके से उस ग्राहक की हो चुकी है। इसके अलावा बोल रही है पीएसीएल कि जब भी वो कोई दस्तावेज, कोई भी संपत्ति ग्राहक के नाम पर करती है, कुछ एक्टों का, कुछ अधिनियमों का ध्यान रखते हुए करती है, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इन 3 अधिनियमों के हिसाब से वो काम करती है। और जो भी संपत्ति, जो भी ज़मीन का, बड़ी सी ज़मीन का चाहे छोटा सा हिस्सा हो, चाहे पूरी की पूरी संपत्ति हो, एक मैप पर, एक सर्वे पर, कोई भी सर्वे किए जाते हैं या मैप तैयार किए जाते हैं, उससे उनकी बाउंड्री पूरी तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है, यानी इधर से लेके इधर तक का हिस्सा इसका है, इधर से लेके इधर तक का हिस्सा इतना है, इसका है। ये पूरा एक एक चीज़ का वो ध्यान देती है। और पीएसीएल के मुताबिक पीएसीएल का क्या अधिकार रहता है? सिर्फ जब ग्राहक बोलता है कि हाँ मेरी संपत्ति को आके आप विकसित करो, तो पीएसीएल जाके विकसित करेगी। ग्राहक बोलेगा मत करो विकसित, तो पीएसीएल विकसित नहीं करेगी। यानी कि ये पूरे तरीके से ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है कि वो पीएसीएल को ये अधिकार देता है कि नहीं देता है। बाकी पीएसीएल का काम है संपत्ति लेना, संपत्ति बेचना। बीच में जो विकास हो रहा है वो ग्राहक के बोलने पे हो रहा है। ग्राहक नहीं बोलेगा तो नहीं होगा विकास। ऐसा ये पीएसीएल ने बोला है सेबी को। ये पेज नंबर 42 में है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जाइए दानगढ़ से पूछिए, भुगतान चाहिए तो उसको बताइए ऐसा ऐसा इसमें लिखा हुआ है, क्या ये सच है? अगर नहीं है सच तो चलो अभी बोलो कि ये सच नहीं है, और माफ़ीनामा जारी करो कि उस समय हमने नहीं बोला था, और उस माफ़ीनामे में साफ लिखो कि हमने गुमराह किया जो इतना, इसके लिए हमको आप जो सज़ा देना चाहें आप दे सकते हैं। हमको उस समय जागरूक रहना चाहिए था। हमने देश भर के इतने निवेशकों की जिम्मेदारी ली हुई थी, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करने में नाकाम रहे, इसलिए हमें क्षमा करिए। और जो भी सज़ा देनी है निवेशकों को, एजेंटों को, निचले तबके के एजेंटों को गुमराह करने के अपराध में आप हमें कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। दानगढ़, सुनंदा कदम, मंगेश थरवल, आर रावत, वीएस कदम, ये इन सबको लिख के देना पड़ेगा। गंजेड़ी गर्ग, ये सब लोग जिम्मेदार हैं आपकी इस हालत के। ये सब कुछ पीएसीएल, ये सब कुछ निर्मल सिंह भंगू नहीं बोल रहा है, ना ही ये सुखदेव सिंह बोल रहा है, ना ही ये गुरनाम सिंह बोल रहा है, ना ही ये सुब्रत भट्टाचार्य बोल रहा है, ना ही जोगिंदर बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने तो बोला हमारा इस कंपनी से लेना देना नहीं है। ये बोल रही है आपकी पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन, सिर्फ और सिर्फ पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन, भैरव सिंह रजावत। और इसमें और कौन कौन है ये सरप्राइज पैकेज है आपके लिए, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा कि इस पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन में और कौन कौन थे। और वो भी सिर्फ ऊपरी सदस्य दिखेंगे जो उसके मेन सदस्य थे। अभी अंदर अंदर में और भी सदस्य होंगे, आपका नेगेटिव इंट्रोड्यूसर उसका सदस्य है। तो जल्द से जल्द इस पर आप कार्रवाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।